हेलो दोस्तों, हर सफर की एक मंजिल होती है। वो मंजिल सिर्फ उनको मिलती है जो उस मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। उसी तरह आज ये जो सफर हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स का, आज ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लास्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स करीब लास्ट ईयर जून में स्टार्ट किया था, उसको हमने कंप्लीट किया। जस्ट उसके बाद हमने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स स्टार्ट किया और आज वो कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। हमने बहुत से लाइव वेबिनार करे, लाइव सेशंस करे, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ सजेशंस दिए, तो मतलब बहुत मजा आया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो मेरी और आपकी जर्नी है ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। अभी हमें आगे बहुत चीजें सीखनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही इनकम टैक्स कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो फ्रेंड्स वो कोर्स लॉन्च होने वाला है। वो जो कोर्स है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स। उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं सर? उसमें हम सीखने वाले हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और एलएलपी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, और आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेबर एक्ट का रजिस्ट्रेशन। तो उस कोर्स में हम लोग हर तरीके का रजिस्ट्रेशन सीखने वाले हैं। बिकॉज ये जो हम लोग कोर्स सीख रहे हैं, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, मिलकर हम दोनों लोग कुछ सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम और आप मिलकर इस फील्ड में अपना करियर बना सके। मैं फिर वही कहूंगा फ्रेंड्स, एक तो कोविड-19 आ गया, और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हमारा देश गुजर रहा है। उन सब के बीच में मैं चाहता हूं कि आप लोग एक नए करियर ऑप्शंस के बारे में सोचें, और आप ये सोचें कि कैसे हम जीएसटी और इनकम टैक्स की नॉलेज को अपने करियर बनाने में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी कोर्स हम सीख चुके हैं, इनकम टैक्स कोर्स आज कंप्लीट होने वाला है। अब हम इतने सफिशिएंट हो चुके हैं कि अब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे थे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना, तो ये बिल्कुल सही समय है। बिल्कुल मतलब एक कह सकते हो सही समय है ये डिसीजन लेने का कि क्या अब मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो और आपको अपने जॉब से खुश नहीं हो, या आपको लग रहा है कि आप काम तो बहुत करते हो बट सैलरी नहीं मिल रही है, अगर आप मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है और आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए, तो ये वो करियर का ऑप्शन है जहां पर आप ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ा करियर मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने करियर को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आज है हमारे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का आखिरी एपिसोड, आखिरी लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर में हमने एग्जाम लिया था, उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए थे, उसी तरह इस कोर्स के बाद भी एक एग्जाम होगा। इस बार एक छोटा सा चेंज है। लास्ट ईयर जो हमने लास्ट जब हमने एग्जाम लिया जीएसटी प्रैक्टिशनर का, तो हमने जो सर्टिफिकेट दिए थे वो हमने सॉफ्ट कॉपी में दिए थे, ठीक है। इस बार हमने सोचा है कि आप लोगों को फिजिकल सर्टिफिकेट दिया जाए, आपके घर डिलीवरी करवाई जाए फिजिकल सर्टिफिकेट की। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया, मैसेज आया कि सर हार्ड कॉपी भिजवाइए, ठीक है। तो मुझे भी लगा ठीक है, हार्ड कॉपी ही देनी चाहिए ताकि आप अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल रहे। तो इस बार जो एग्जाम होगा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, तो फ्रेंड्स वो हार्ड कॉपी दी जाएगी। आप जो भी एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर कुरियर करवाए जाएंगे सर्टिफिकेट। तो इस बार आपको मिलेगा फिजिकल सर्टिफिकेट। और इस बार जो एग्जाम होगा वो जीएसटी और इनकम टैक्स का एग्जाम एक साथ लिया जाएगा। क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, कैसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे हम खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, वो सारी चीजें अगली वीडियो में, मतलब एक अलग से वीडियो आएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अब जो हम सीख चुके हैं जीएसटी सर्टिफिकेट, मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, इनकम टैक्स का आज हो जाएगा, तो एक अलग से वीडियो आने वाला है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब इस नॉलेज को आपको आगे यूज करना है, पहला। दूसरा, एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा हार्ड कॉपी में।
तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो मैं बस बहुत जल्द एक नया वीडियो आने वाला है। आज ये आखिरी वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब कमाई किसी और की हो रही है बट टैक्सेबल किसी और के हाथ में होगी। कमाई पैसा किसी और के पास आ रहा है बट उस पर टैक्स कोई और पे करेगा, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। एक की इनकम दूसरे के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। तो ये कब होता है, क्या प्रोविजंस है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बिना आप लोगों के सपोर्ट के शायद ये जो 2 बड़े कोर्स थे हम कंप्लीट ना कर पाते। ठीक है, तो लगभग हमने सभी कुछ कवर कर लिया है। अगर 1-2 कोई मिसलेनियस टॉपिक छूट भी गए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मिसलेनियस टॉपिक की तरह हम उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, कोई जितने मेजर टॉपिक हैं वो सब हमने कवर कर दिए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-4 अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक रह भी गए हैं तो मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। और आज है आखिरी लेक्चर। एक बार फिर आप सभी लोगों को थैंक यू। और अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो कि है क्लबिंग ऑफ इनकम। पहला सुपरस्टार सिंगर है प्रीति भट्टाचार्य जी। दोस्तों, कभी सोचा है ये जो गेम शो आते हैं जैसे डांस इंडिया डांस या जो इंडियन आइडल, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जो जीत जाते हैं तो जो प्राइज मनी मिलता है उस पर टैक्स कौन पे करता है? उनके पेरेंट्स या वो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कितना टैक्स पे करना है। तो उनके ऊपर जो टैक्स वगैरह पे करना होता है वो करता कौन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। मतलब कमाई किसी और की और टैक्सेबल किसी और के हाथ में। ऐसा कब होता है? देखिए, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, वो कोई इनकम उसको मिलती है, कोई इनकम एक्रू होती है उसके हाथ में, तो वो दोनों में से किसी एक पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है। मतलब वो ऐसा माना जाता है कि वो जो कमाई है वो उस माइनर चाइल्ड की नहीं है, उनके माँ बाप की है। अच्छा, तो सर मदर या फादर किसके हाथ में क्लब होती है? जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी। अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब हो जाएगी, अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब हो जाएगी। तो बेसिकली कमाई तो छोटा बच्चा कर रहा है, लेकिन उस पर टैक्स कौन पे करेगा? उनके पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर उन्हें ये जो इनकम हो रही है उसकी अपनी स्किल की वजह से हो रही है, उनके पास कोई स्किल है उसकी वजह से इनकम हो रही है, तो क्या तब भी क्लब होगी? तो नहीं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि इनकम हैज बीन अर्न बाय द माइनर ड्यू टू हिज ओन स्किल। मतलब अगर वो जो माइनर चाइल्ड है उसने अपनी स्किल से कुछ कमाया है तो वो क्लब नहीं होगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्शन भी है कि पूरा का पूरा क्लब हो जाएगा, तो 1500 रुपए की एग्जाम्शन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1500 एग्जाम्शन मिलेगा। जैसे अगर किसी माइनर चाइल्ड ने कमाया 5000, ठीक है, तो 1500 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 3500 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? 1500 और अमाउंट ऑफ इनकम क्लब्ड, जो भी दोनों में से लोअर होगा, लेस होगा। ठीक है, तो अगर आपके जो माइनर चाइल्ड है उसने कमाया सपोज 10,000, तो 1500 एग्जाम्प्ट कर दीजिए, बाकी क्लब हो जाएगा। तो ये है पूरा केस माइनर चाइल्ड का। देखते हैं और कहाँ कहाँ होती है क्लबिंग। दूसरा जो केस है क्लबिंग का वो कब आता है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने दिमाग लगा लिया, आपका कहीं पर कोई घर था, उसका रेंट आता है, आपने क्या किया कि आपने रेंट किसी और के अकाउंट में मंगाना शुरू कर दिया ताकि आपके ऊपर कोई टैक्स ना आए। तो प्रॉपर्टी आपकी, रेंट किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो फिर क्लबिंग ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो सच ट्रांसफर्ड इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। आपने एसेट ट्रांसफर नहीं करी, उससे जो रेंट आ रहा था वो ट्रांसफर करा, तो ऐसा माना जाएगा कि वो रेंट आपको ही मिल रहा है, वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफ़र कैसा भी हो सकता है, रिवोकेबल और इरिवोकेबल भी हो सकता है कि चलो कुछ टाइम तक आपको मिलेगा, उसके बाद फिर मुझे मिलने लगेगा रेंट, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक तुम जिंदा हो रेंट तुमको ही मिलेगा। तो चाहे रिवोकेबल हो चाहे इरिवोकेबल हो,
अगर आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं करी, सिर्फ इनकम ट्रांसफ़र करी, तो भी आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी इनकम। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना भी मत। चलते हैं आगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई एसेट अपनी जो सन की वाइफ यानी कि बहू, किसी ने अपनी बहू के नाम पर कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दी और क्या लिखा हुआ है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। एक तो होता है फ्री में दे दिया तो फ्री में भी अगर दे दिया हो तब भी, और अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, आपने दे दिया सिर्फ 5 लाख में, तो ये क्या हो गया, इनएडिक्वेट ट्रांसफ़र हो गया। अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र करा आपने किसी एसेट का, उससे कोई इनकम आएगी तो वो भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, जिसने भी वो ट्रांसफ़र किया है, यानी कि ट्रांसफरर के हाथ में। ठीक है, तो अगर किसी ने अपनी बहू के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एडिक्वेट ट्रांसफर वो कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, 50 लाख की चीज़ थी, आपने 50 लाख में ही ट्रांसफ़र करी, कोई टेंशन नहीं है, तब कोई क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कोई एसेट ट्रांसफ़र करी, तो अगर उससे जो इनकम होगी वो क्या माना जाएगा, वो भी आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। अब आप देखो, सारे तरीके की टैक्स प्लानिंग पर यहाँ पर स्टॉपेज लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस। कह रहा है कि अगर कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है स्पाउस को, यानी कि हस्बैंड के लिए उसका वाइफ, वाइफ के लिए उसका हस्बैंड, ठीक है, फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि कोई हस्बैंड है, ठीक है, उसका किसी कंपनी में 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट है, या तो उसके पास शेयर होल्डिंग है, या वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% से ज़्यादा है। अगर ऐसा है किसी भी कंपनी में, अगर उसके पास 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो उसका क्या माना जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। समझ में आ गया। ऐसी किसी कंपनी में उसकी वाइफ काम करती है, तो उससे जो भी सैलरी मिलेगी वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि अगर उसकी जो वाइफ है उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, जो उसको सैलरी मिल रही है वो इसकी वजह से नहीं मिल रही है कि वो उसकी पत्नी है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिल रही है, तो क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई इंटर पास बीवी है, ग्रेजुएशन पास बीवी है और सैलरी मिल रही है 10 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, है ना, तो ऐसा नहीं, तब तो क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन अगर डिग्री के हिसाब से सैलरी सही मिल रही है तब क्लबिंग नहीं होगी, चाहे हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था हस्बैंड का और वाइफ को फर्जी सैलरी मिल रही है, वो उसकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो वो जो सैलरी मिल रही है वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये था अगला कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। आपने अपनी वाइफ या वाइफ ने अपने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, लेकिन कैसे ट्रांसफ़र करी है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई घर था, ठीक है, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया और जो कंसिडरेशन लिया या तो फ्री में कर दिया या इनएडिक्वेट, 50 लाख की चीज़ 5 लाख में दे दी। तो अगर ऐसा करूँगा तो उस एसेट से जो भी इनकम आएगी, ठीक है, तो वो मेरे वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। यही कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, तो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कर रहा है, उससे जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी ट्रांसफरर के हाथ में। ठीक है, तो ये वो मोटे मोटे केसेस थे जहां पर एक की इनकम दूसरे के हाथ में टैक्सेबल होगी। ये वो केसेस हैं, ठीक है, ये वो केसेस हैं जहां पर टैक्स प्लानिंग हो सकती थी। तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई टैक्स की प्लानिंग करना चाहे भी तो ना कर पाए। ठीक है, तो ये था क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज था हमारा आखिरी लेक्चर। आई होप आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। एक दो छोटे मोटे टॉपिक अगर बच भी गए होंगे तो उनका अलग से एक वीडियो आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलते हैं अपने अगले कोर्स जो कि है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें मिलते हैं और फिर कुछ नया सीखते हैं। लगातार हम लोग कुछ नया सीखेंगे और अपना करियर बनाएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।